पेन को मैनेज करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? नॉर्मल डिलीवरी में हम पेनलेस डिलीवरी हम बोलते हैं उसको, तो उसमें हम एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है वो हम देते हैं। Hello friends, I am Dr. Archana Sisodia, gynecologist and infertility specialist from Krishvi IVF and Women's Hospital. So, आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो इस बारे में है कि हम डिलीवरी के दौरान पेन मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर मनन शाह से। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनन शाह, कंसल्टेंट एनेस्थेटिक एट कृष्वी वुमेन्स हॉस्पिटल। सो डॉक्टर मनन, मैं आज आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हम जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, तो क्या इतने पेन को मैनेज करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? पेनलेस डिलीवरी हम बोलते हैं उसको, तो उसमें हम एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है वो हम देते हैं। अब मैं व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहूँगी कि जब पेशेंट को एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं, मतलब कि जब लेबर का पेन स्टार्ट होता है, तभी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया स्टार्ट किया जाता है। पर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते कैसे हैं, ये हम डॉक्टर मनन से जानेंगे। हम उसमें एक कमर में एपिड्यूरल इंजेक्शन रखते हैं, तो उसको हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसमें वो कैथेटर से एक हम कंटिन्यूस दवाई दे सकते हैं या बीच बीच में दवाई ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट का जो लोअर बॉडी का पार्ट होता है उसका पेन चला जाता है। वो पेन चला जाता है मतलब ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट चल फिर नहीं सकता। पेशेंट आराम से चल सकता है, बेड पे बैठ सकता है, खाना भी खा सकता है, सब कर सकता है। लेकिन जब उनको हमारा टारगेट रहता है कि उनको जो पेन हो रहा है लेबर पेन, वो एटलीस्ट 80% कम करे। तो वो 80% पेन कम करने के बाद उनका लेबर प्रोग्रेस भी नॉर्मल रहता है और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है। अच्छा, तो ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का जो प्रोसीजर होता है, इस दौरान क्या एनेस्थेटिस्ट का पेशेंट के साथ में रहना ज़रूरी है, या और क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये प्रोसीजर को हम और सेफली बना सकें पेशेंट के लिए? तो पूरे प्रोसीजर के दौरान एनेस्थेटिक की प्रेजेंट मैंडेटरी है, वो हम रहते ही है। वो जब तक बेबी डिलीवर नहीं होता है तब तक हम बेबी के साथ पेशेंट के साथ ही रहते हैं। दूसरा ये है कि ये जो दवाई देते हैं एनेस्थेटिक, उसमें वो कैथेटर से, वो एक मशीन से हम देते हैं। तो मशीन से दवाई देने का मतलब वही रहता है कि दवाई ज़्यादा भी नहीं चली जाती है, कम भी नहीं चली जाती है। तो जो अपना टारगेट है 80% पेन मैनेजमेंट का, वो अचीव हम आराम से सेफली कर सकते हैं। तीसरी बात है कि बेबी की हार्ट बीट पूरे प्रोसीजर के दौरान, पूरे जो एपिड्यूरल हम एनेस्थीसिया की प्रोसीजर रहती है उसमें हम कंटिन्यूअसली एक तो बेबी की हार्ट रेट मेजर करते हैं मशीन से, दूसरा है पेशेंट का भी ब्लड प्रेशर और पल्स, वो सब हम मेजर करते हैं। सो ये एकदम सेफ प्रोसीजर है, आराम से करवा सकते हैं, उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सो एज अ गायनिक मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि जब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो पेशेंट को एंड जब आने लगता है लेबर का, जब पुश करने की ज़रूरत होती है, तो वो आराम से पुश कर सकता है पेशेंट, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर मनन ने बताया कि हम 80% ही पेन रिलीव करते हैं, इसलिए पेशेंट को थोड़ा पेन पता चलता है डिलीवरी का, तो वो आराम से पुश कर सकता है। दूसरी चीज़ कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नीचे के भाग में एक कट लगाया जाता है जिसे एपिजोटोमी कहते हैं। तो जो एपिजोटोमी को सूचर करने की जरूरत होती है, तब अलग से एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में ही एपिजोटोमी का सूचर किया जा सकता है। ओके, तो हमने नॉर्मल डिलीवरी में पेन मैनेजमेंट की बात करी। अच्छा, तो अगर पेशेंट को हमको सिजेरियन में अगर लेना पड़ रहा है, तो सिजेरियन में हम किस तरह से आगे पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं? क्या इसमें भी एपिड्यूरल देना होता है? सिजेरियन में एपिड्यूरल नहीं दे सकते, उसमें हम दो टाइप के अलग एनेस्थीसिया होते हैं, एक है स्पाइनल एनेस्थीसिया, दूसरा है जनरल एनेस्थीसिया। सो बेबी की सेफ्टी के अकॉर्डिंग हम स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रीफर करते हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम पेशेंट को कमर से नीचे का भाग पूरा बेहोश करते हैं। तो पेशेंट उनको पता है क्या चल रहा होता है, वो जाग रहा होता है मतलब पेशेंट, लेकिन कमर से नीचे का भाग जो बेबी वाला पोर्शन है वो सब सुन हो जाता है। तो वो कैसे देते हैं हम? तो वो उसमें हम एक पेशेंट को पहले बिठाते हैं, उसमें कमर में एक छोटी सी पतली, बालों जितनी पतली नीडल होती है, वो पतली नीडल से हम उसको इंजेक्शन देते हैं, दवाई देते हैं। तो उससे क्या होता है, कमर से नीचे का भाग पूरा बेहोश हो जाता है। 4 घंटे से 6 घंटे दोनों पैर हिलते नहीं है, लेकिन उनको अपर बॉडी का पार्ट है, दोनों हाथ है, सिर है, सब वो उनको वो एनेस्थीसिया में नहीं होता है।
नॉर्मल होता है। तो वो ऐसे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। अच्छा, पेशेंट का ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद में जब हम उनको रूम में शिफ्ट करते हैं, तो रूम में शिफ्ट करने के बाद में क्या एडवाइजेज आप एज एन एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को देते हैं, और क्या एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हमें ध्यान रखना होता है आगे? ऑपरेशन के बाद क्या होता है, तो ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट को रूम में शिफ्ट करते हैं। वहाँ उनका पूरा मॉनिटरिंग होता है, पल्स, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल्स वो कंटिन्यूस मेजर करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि उनको समझा दें कि भाई 3 से 4 घंटे तक ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया की असर है उसकी वजह से दोनों पैर उनके हिलेंगे नहीं, तो वो उनको हमें बताना पड़ता है। दूसरा एक है कि उनको 3 से 4 घंटे हम थोड़े भूखे पेट रखते हैं। उस दौरान हम ग्लूकोज वाला जो पॉइंट होता है वो हम IV लाइन से चालू करते हैं, राइट। और दूसरा एक ये है कि हम उनको सजेशन देते हैं कि 24 घंटे एटलीस्ट बिना पिलो के सोना है, सिर्फ सीधे सोना है, बिना पिलो के सोना है, ज़्यादा तक बैठना नहीं है, मिनिमम चलना हो तो मिनिमम रखना है, मेजॉरिटी टाइम आपको लेटे रहना है विदाउट पिलो। अच्छा, अब पेशेंट्स की कुछ मिथ्स होते हैं या क्वेश्चन होते हैं, हम ऐसा क्वेश्चन समझ लेते हैं। उनका ऐसा कहना होता है कि मैडम अगर ऑपरेशन किया तो क्या हमेशा कमर में दर्द रहेगा, या कभी कभी पेशेंट 5-6 महीने बाद में भी आते हैं लेके कि हमें तो कमर में दर्द हो रहा है, सुई दी थी इसकी वजह से हमें कमर में दर्द हो रहा है, तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से कमर में दर्द होता है, ये एक मिथ है, राइट। ये मैं आज जो आपको बताना चाहता हूँ। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि भाई आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दे, कमर में सुई दे, और आपको दर्द ना हो, तभी भी ना हो, बाद में ना हो, तो उसके लिए हम एक बालों जितनी पतली सुई होती है वो यूज़ करते हैं, जो अभी एक लेटेस्ट एडवांस है एनेस्थीसिया फील्ड में, राइट। दूसरा ये है कि हम आपको ऑपरेशन के बाद सीधा लेटे रहने को बोलते हैं कि उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। उसका जो प्रॉपर हीलिंग होता है जो सुई लगाने के बाद कमर में, वो उसका प्रॉपर रहता है। दूसरा एक ये है कि हम आपको मैक्सिमम पानी पीने के लिए बोलते हैं कि उसकी वजह से भी एक बेनिफिट रहता है, राइट। और ये सब करने के बाद भी कई पेशेंट, आपने जैसे बोला कि हमको कंप्लेन करते हैं कि भाई 4 और 6 महीने बाद भी कि भाई उनको कमर में थोड़ा रहता है इश्यू, तो उसका एक रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो बॉडी के जो एब्डोमिनल लोअर पार्ट है उसके जो मसल है वो थोड़े वीक हो जाते हैं, बैक वाले पोस्चर। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई उनकी एक्सरसाइज थोड़ी होती है, इसे पोस्टपार्टम एक्सरसाइज बोलते हैं, बैक मसल एक्सरसाइज, वो भी एक करवा सकते हैं। और दूसरा वो एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है, वो 4 से 6 महीने मैक्सिमम 7-8 मंथ वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है। तो वो उसका लॉन्ग टर्म जो बोलते हैं कि भाई स्पाइनल से कमर के पूरी जिंदगी कमर का दर्द रहेगा, वो ऐसा नहीं होता, ये एक मिथ है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद में हेडेक की कंप्लेन हो पेशेंट को, ऐसा हो सकता है? कोई पेशेंट ऐसा भी बोलता है कि मुझे सिर दर्द होता है कमर में इंजेक्शन लेने के बाद, तो हम उनके लिए क्या करते हैं कि एक तो पहले तो ये हो ना, उसके लिए हम मैक्सिमम पानी पिलाते हैं, बेड रेस्ट कंप्लीट हो, वो भी एक है मेजरमेंट। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सिर दर्द की कंप्लेन करता है तो उसके लिए एक टैबलेट है, वो आराम से 2 दिन लेनी पड़ती है, आराम से वो भी दर्द चला जाता है। तो वो भी एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, वो भी इजीली मैनेजेबल है, तो कोई इश्यू नहीं। ओके, तो हमने नॉर्मल डिलीवरी के बाद में डॉक्टर मनन से जाना, CS में एनेस्थीसिया के बारे में डॉक्टर मनन से जाना। अब जैसा कि हमारा एक IVF सेंटर है, हमारे यहाँ ओवम पिकअप भी होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी होता है, तो हम उनसे ओवम पिकअप में एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है, देने की ज़रूरत भी है या नहीं, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत है या नहीं, उसके बारे में आगे जानना चाहेंगे। कि जब पेशेंट आता है ऑपरेशन थिएटर में, तो उसके पहले जस्ट हम 5-10 मिनट्स प्रोसीजर प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG रिकॉर्डिंग करते हैं। वो एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के साथ फिर हम उनको पूरा बेहोश करने की दवाई देते हैं। वो भी एक हाथ से देते हैं, जो नस होती है उसमें से देते हैं। तो उसमें तुरंत पेशेंट बेहोश हो जाता है। फिर हम उनके प्रोसीजर शुरू होती है, और जैसे ही प्रोसीजर ख़त्म होती है तुरंत उसके बाद तुरंत, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आधे घंटे के बाद होश में आता है, ऐसा नहीं, तुरंत होश में आ जाता है पेशेंट। और उनको पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान भी कुछ पता नहीं चलता है, पेन नहीं होता है, ऑपरेशन के बाद भी पेन नहीं होता है, वो सब दवाई हम उस हिसाब से देते हैं। तो फिर तुरंत होश में आने के बाद पेशेंट को हम रूम में शिफ्ट करते हैं। रूम में जाने के बाद भी हम उनको पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन देते हैं और उसका चेकअप करते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इसी तरह के मोर क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ में हम फिर आपसे मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।